गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, घर पर सेफ होंगे। ठीक है, तो बेटा फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम बिजनेस सर्विसेज एंड वी हैव स्टार्टेड बिजनेस सर्विसेज फर्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग. And bank simply means an institute who receive the or who accepts the deposit from the public and invest that saving or lend that saving to the general public and earns income. So in today's class we are starting types of banks. So basically banks are classified into four parts. The first is commercial bank, second is cooperative bank, next is specialized bank, and the last and fourth is central bank. So we will discuss one by one. Commercial banks are institutions dealings in money. कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं कमर्शियल बैंक जो कि मनी में डील करते हैं. दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इंडियन बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट बने हुए हैं हमारे 1949 उससे गवर्न किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. कि आप लोग जो काम करेंगे उसमें यह कहना चाह रहे हैं कि बैंकिंग का मतलब है पब्लिक से डिपॉजिट या मनी एक्सेप्ट करना और उसी को पब्लिक को लोन या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दे देना ही बैंकिंग कहलाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. ध्यान से समझना बेटा, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज in which the government has a major stake and they usually need to emphasize on social objective than on profitability. कि ऐसे बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, स्टेक मीन्स हिस्सा है, इंटरेस्ट है, कि ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है और वो जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक. इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके अलावा और भी बैंक्स आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो ये सब हमारे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और ये किसके लिए काम करेंगे? ये काम करेंगे हमेशा सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इनका ज़्यादा मेन मोटिव नहीं होगा. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस. पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से और थोड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर काम करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक जिन्हें प्राइवेट प्रमोटर्स ने ओन किया हुआ है वो अपने मार्केट फोर्सेस के हिसाब से या मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करते हैं. जैसे कि पब्लिक सेक्टर के नाम बता ही दिए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के नाम जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक. देयर आर सो मेनी प्राइवेट बैंक्स. सो प्राइवेट बैंक्स का वैसे तो देखो रेगुलेशन तो जो है वो पूरी करनी होती है, बट they work according to the market forces. Second is cooperative bank. Cooperative bank are governed by the provision of State Cooperative Societies Act. In last class I have told you that कि इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन नहीं लगेगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है किसका? कोऑपरेटिव बैंक का. और जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है वैसे ही ये बैंक फैसिलिटीज़ देता है अपने मेंबर्स को, ठीक है. एंड मीन्ड एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स. जनरल पब्लिक की बात नहीं करता कि यहाँ जो क्रेडिट दी जाती है वो मेंबर्स को दी जाती है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. इसका मतलब जिसका अकाउंट है उसको क्रेडिट मिल जाएगी. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. रूरल एरिया में क्रेडिट के लिए ये बनाए जाते हैं और दैट इज़ एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया. क्योंकि शहरों में अर्बन एरिया है, प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो फंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लेकिन रूरल एरिया में स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास फंड्स के लिए कोलेट्रल्स नहीं है, सिक्योरिटीज़ नहीं है, किस बेस पर मिलेगा?
तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर हम कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन करके उन्हें चीप रेट पर फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं। द थर्ड इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स, कैटरिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज़, कि ऐसे बैंक जो एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए आपको फंडिंग का काम करेंगे, जैसे कि केवल एक हाउसिंग लोन का DLF जो है वो केवल हाउसिंग लोन देने का काम करती है। यहाँ बात हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की, जो केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा। इंडस्ट्रियल बैंक जो केवल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा। दैट मीन्स व्हेन अ बैंक प्रोवाइड फैसिलिटीज टू अ स्पेशल सेक्टर और स्पेशल सेगमेंट, दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना, डैम बनाना, बड़े प्रोजेक्ट्स, एंड फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। Central bank means bankers bank, a bank which governs all the bank, a bank which make regulations for controlling the all other banks, a bank which controls the credit control of a country, a bank which issues the currency of a country. So इसी को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया सेंट्रल बैंक नेम इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री। और जितनी भी कंट्रीज़ है उन सब की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पर भी काम करता है। जैसे कि गवर्नमेंट को फंड से रिलेटेड कोई काम है, फंड्स जनरेट करने हैं, बाहर से पैसे मंगवाने हैं, फॉरेन से करने हैं, तो ये सारे काम भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है। एंड इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री। किसी कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करना, दैट मीन्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी काम यही करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री का ये सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करेंगे। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कि बात करें तो पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। तो क्या सारी डिपॉजिट एक जैसी होगी? बोला नहीं सर, कि यहाँ जो है हमारी बुक में तो देखो क्लासीफाई नहीं किया, बट हमें पता होना चाहिए कि जब पर्सन अपनी स्मॉल सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कराता है, जिसके विड्रॉवल और डिपॉजिट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं, और जिस पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक पे करता है, उसी को हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसकी डिपॉजिट के ऊपर और विड्रॉवल के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिटेशन नहीं होती है, कितना भी कर सकते हैं, और जिसके ऊपर बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। एक होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें एक अमाउंट एक टाइम पीरियड के लिए लॉक कर दिया जाता है, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कि उस टाइम पीरियड में आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। क्योंकि विड्रॉ नहीं कर सकते तो बैंक सेफ जोन में रहता है, इतने टाइम तक उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती है, उसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एंड लास्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो कि फिलहाल यहाँ दे नहीं रखा, कि एक ऐसा अकाउंट जो कि एक टाइम, जिसमें हम एक टाइम पीरियड तक मंथ टू मंथ, 3 मंथ टू 3 मंथ एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे, उसी को हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट जो है बेसिकली 4 टाइप्स में आएगी हमारे पास, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एंड लास्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। द नेक्स्ट इज लैंडिंग ऑफ फंड्स, कि सर बात करें तो ये हमारे को
फंड्स जो हैं वो लोन की फॉर्म में देने का काम करेंगे। तो लोन की फॉर्म में देने के दो तरीके हैं। पहला लोन्स एंड एडवांसेस, सेकंड आता है कैश क्रेडिट, थर्ड आता है ओवरड्राफ्ट, मतलब और भी मेथड्स हैं। तो देखो लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है हमने कोलेट्रल्स दी, सिक्योरिटी दी, बदले में हमें एक अमाउंट दे दिया गया लोन के तौर पर, पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिक्स टाइम के बाद हमें पेमेंट करना होगा, तो उसे हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। जब हमें लोन दे दिया जाएगा और उसे एक लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट उसी के ऊपर चार्ज करेंगे, मतलब जितनी क्रेडिट मिली है उसमें से जितना कैश निकालेंगे केवल इंटरेस्ट उसी के ऊपर चार्ज करेंगे, बीच में जिसमें हम पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। कोलेट्रल इसमें भी देनी होती है। और लास्ट आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो आपको पता ही है कि एक ऐसी फैसिलिटी जो करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है, जिसमें एक अमाउंट जो आपके अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक तरह से लैंडिंग ऑफ फंड्स का ही पार्ट। सो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, कि लैंडिंग ऑफ फंड जो है ये हमारा इस तरह से लिया जाता है। और ट्रेड बिल्स वगैरह दे रखे हैं, टर्म लोन्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्रेड बिल्स का मतलब होता है कि BR एंड BP को जब हम एनकैश करवाते हैं तो वो हमारे ट्रेड बिल्स में आ जाते हैं। क्या होता है कि बैंक उस प्रॉमिसरी नोट को रख लेता है, बदले में अपना कमीशन काट के अमाउंट हमको दे देता है। जब डेट आती है मैच्योरिटी की तो बैंक पैसा कलेक्ट करने का काम कर लेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है चेक की फैसिलिटी देता है। चेक का मतलब है कि जब आप कैश जो है किसी दूसरे आपके बिहाफ पर चेक जो है आप किसी को इशू कर सकते हैं, अगली पार्टी से बैंक से किसी दूसरे बैंक से एनकैश करवा सकते हैं। इसी तरह से आप भी चेक को जो है ले सकते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिहाफ पर आपके बिहाफ पर जो बैंक है वो दूसरों से कलेक्शन का काम भी कर सकता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि आप कैश नहीं देकर चेक भी दे सकते हैं जिसके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो ये जो चेक की फैसिलिटी है बैंक आपको देता है। इसमें होते हैं हमारे कि एक तो दो तरह के चेक होते हैं, बियरर चेक और क्रॉस चेक। ऐसे चेक जो कि बियरर को पेमेंट देंगे, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज होल्डिंग द चेक विल बी एलिजिबल टू विड्रॉल द कैश, कि जिसके पास वो चेक है जो भी हो, एनीवन, आपने किसी का नाम नहीं लिखा वो चेक दे दिया, तो जिसके पास वो चेक होगा वो क्या करेगा, उसे एनकैश करवा लेगा। क्रॉस चेक मीन्स एक ऐसा चेक जिसके ऊपर आपने दो लाइन क्रॉस कर दी, इसका मतलब अब पेमेंट कैश में नहीं होकर पेमेंट होगा आपके अकाउंट में। इसका मतलब है कि अकाउंट में पेमेंट जाता है, उसे हम कहते हैं अकाउंट पे चेक या क्रॉस्ड चेक। अब जिसका नाम होगा पेमेंट उसी को मिलेगा और उसके अकाउंट में मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम चेक को सिक्योर्ड भी कर सकते हैं कि कोई सपोज हमने किसी को चेक इश्यू किया तो कहीं खो गया तो कोई पर्सन उसे एनकैश नहीं करवा सकता, क्योंकि जिसका नाम है उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ फंड, कि सपोज आप फॉरेन में हैं, कहीं और हैं, किसी दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, और अगर आप अपने यहाँ किसी को देना चाहते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यस यू कैन बाय नेफ्ट, RTGS आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। बैंक बदले में एक कमीशन चार्ज करता है और आप वहीं घर बैठे या दूसरी जगह से सीधे यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड्स, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के भी काम में आता है। मेल ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आपने मनी ऑर्डर वगैरह सुना हो, ये उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। बैंक जो है वो नॉमिनी जो होता है उसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है और बदले में अपना कमीशन चार्ज कर लेता है। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज भी देता है, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी, बैंकों के और जो कंपनीज होते हैं उनके शेयर बिकवाने के मतलब अंडरराइटिंग की फैसिलिटी, और आपकी तरफ से शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने और बेचने की सर्विसेज, आपकी तरफ से प्रीमियम का अमाउंट पे करने का, डिविडेंड कलेक्ट करने का, इंस्टॉलमेंट्स पे करने का, ये सारे काम भी बैंक कर देता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इज इट क्लियर? So in today's class we have started the types of banks, which are commercial bank, cooperative bank, specialized and central bank. Then we have discussed about functions of commercial bank, which are acceptance of deposit, lending of fund, check facility, remittance of fund, allied services, which includes the other activities or other services provided by the bank. In next class we will discuss about
e-banking and its services. Still, if you have got any doubt related to these topics, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.